वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन में हम लोग बोलेंगे कि वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या ब्रेक डाउन होता है, और वो फूड से क्या बनता है हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनता है। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो रेस्पिरेशन होने के लिए मतलब फूड से लेके एनर्जी बनने तक के लिए हम लोग बोलेंगे कितना मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 3 मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा, ठीक है, या 3 मेजर इवेंट्स होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे फूड से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला जो मेजर इवेंट था रेस्पिरेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो मेजर इवेंट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। और जो तीसरा मेजर इवेंट जो था उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। यही 3 मेजर इवेंट्स होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि फूड टूटता है और क्या देता है, एटीपी देता है या एनर्जी देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला मेन इवेंट या मेजर इवेंट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर लिखा है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। हम लोग डिटेल में देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज, अगर मैं लिखूंगा ग्लाइकोलाइसिस, तो ध्यान से देखो, ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, ये 2 टर्म के मिलने से बना है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ग्लाइको, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसिस। तो जो ग्लाइको जब भी कभी टर्म आएगा बायो में, तो ग्लाइको का मतलब होता है, याद रखना है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, बायो में, बायोलॉजी में जब भी अभी कभी लाइसिस पढ़िएगा, तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या टूटना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है या ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई भी चीज टूट रहा है, तो हम लोग उसको टर्म देते हैं क्या चीज, हम लोग टर्म देते हैं क्या चीज, केटाबॉलिज्म, ठीक है। जब भी कभी कोई भी सबस्ट्रेट या हम लोग बोलेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटाबॉलिज्म। और उस पाथवे को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, केटाबॉलिक पाथवे, याद रखना है, ठीक है। जब भी कभी कुछ चीज टूट रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस पाथवे को हम लोग क्या बोलेंगे, केटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो याद रखना ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज टूटता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ, देखो ध्यान से, कि याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस एक केटाबॉलिक प्रोसेस है। केटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, टूटने वाला प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, जिसमें हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, याद रखना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। पीए का मतलब क्या हो गया, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा केटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, यही जो इंटायर प्रोसेस है ना, ठीक है, इसी इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, याद रखना है, ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला मेन इवेंट है या सबसे मेजर इवेंट है, फर्स्ट मेजर इवेंट है, याद रखना है किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन का। जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा और क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर याद रखना है कि चूंकि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूट रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं केटाबॉलिक प्रोसेस। देखो केटाबॉलिक प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, एक केटाबॉलिक प्रोसेस होता है। केटाबॉलिक का मतलब होता है टूटने वाला प्रोसेस, ठीक है। तो केटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस को तो चलो समझ में आ रहा है कि इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कहां पर होता है, तो देखो ध्यान से, ये प्रोसेस याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, तो ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ये मान लो एक सेल है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये अगर मान लो कि एक सेल है, सेल के अंदर ही क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस भी सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा, सेल के अंदर होगा। तो सेल के अंदर कहां पर होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा, याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होगा, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है और ये साइटोसोल में हो रहा है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक रेस्पिरेशन। साइटोसोलिक रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस किसका पार्ट है, सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, और ये कहां हो रहा है, सेल के साइटोसोल में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोसोल में होता है, क्यों, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोसोल में होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को कराने के लिए जितना भी एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, सारा का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे ये सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, जितना भी ग्लाइकोलाइसिस को कराने के लिए जितना भी ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब वैसा एंजाइम्स जो ग्लाइकोलाइसिस को कराता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज करता है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। सारा का सारा एंजाइम्स कहां प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में होता है। यही कारण है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस होता है कहां पर, साइटोसोल में होता है। और ये चूंकि ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट मेन इवेंट है, इसीलिए, और ये साइटोसोल में हो रहा है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर, ये साइटोसोलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया। और याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में नहीं टूटेगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मल्टीपल स्टेप्स होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक एक एंजाइम लगेगा, और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज कितना, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, कि ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्यों साइटोसोल में होता है, क्योंकि जितना भी ग्लाइकोलाइसिस को कराने के लिए जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं चाहिए, वो सब सारा का सारा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यही कारण है कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस जब होता है, ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में जब टूट रहा होता है, ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सेल को हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगाना होता है। तो सेल कितना एनर्जी लगाता है, हम लोग बोलेंगे सेल लगाता है 2 एटीपी। याद रखना है कितना एटीपी लगाता है या कितना एनर्जी लगाता है, हम लोग बोलेंगे सेल 2 एटीपी लगाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ये 2 एटीपी सेल क्यों लगा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज के बीच में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, और 6 कार्बन के बीच में क्या हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। उस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या करेगा, सेल को इनिशियली क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में सेल कितना एटीपी लगाता है, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी लगाता है सेल, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे जब भी ग्लाइकोलाइसिस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे कितना एटीपी बनता है, 4 एटीपी बनता है। मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सेल 2 एटीपी लगाया, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को करवाने के लिए, और जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कितना एटीपी बना, हम लोग बोलेंगे 4 एटीपी बना, ठीक है। तो सेल 2 एटीपी लगाया और 4 एटीपी बना, तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, नेट गेन हम लोग बोलेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नेट गेन होता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि मैं क्या किया, 2 रुपया लगाया, ठीक है, मुझे कितना प्राप्त हुआ, 4 रुपीज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मेरे पास नेट गेन कितना हुआ, मैंने 2 रुपया लगाया था, मुझे 4 रुपया मिला, तो मेरे पास नेट गेन कितना हुआ, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 रुपीज। मेरे पास नेट गेन कितना रुपया का हुआ, 2 रुपया का हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, सेल 2 एटीपी लगाता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे और 4 एटीपी बनता है पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो नेट गेन कितना हुआ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, हम लोग बोलेंगे नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी का नेट गेन होता है। याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के टाइम पे 4 एटीपी बनता है, देखो 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है और 2 एटीपी इज कंज्यूम, 2 एटीपी सेल लगाता है। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी का नेट गेन होता है। कब, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अल्ट्रा डिटेल में देखेंगे, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर समझना है कि जब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो इस टाइम पे, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी निकलता है, ठीक है। और उस 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस्ड क्या बोलते हैं, NADH बोलते हैं, ठीक है। और ये रिड्यूस NADH क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। याद रखना, इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होता है जो अनस्टेबल होता है।
तो ये जो 2NADH है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग रिड्यूस NADH बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टू रिड्यूस NADH, देखो भाई मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH आल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH आल्सो प्रोड्यूस। तो यहां पर याद रखना, जब भी कभी टर्म आएगा रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, तो इसका मतलब याद रखना कि उसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, उसके पास हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है अनस्टेबल, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अनस्टेबल या होता है, या हम लोग बोलेंगे हाई एनर्जी पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टू रिड्यूस NADH का चीज हम लोग बोलेंगे ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगा अपने पे, ये क्या करेगा, अपना इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, किसी को देगा। ठीक है, तब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब जब टर्म आएगा रिड्यूस NADH, तो याद रखना वो क्या चीज है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, सब सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्यों रिड्यूस NADH बोल रहे हैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये सब भी बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH आल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है, देखो ध्यान से, अब याद रखना ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस याद रखना है, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिस्कवर करने के लिए 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक का नाम था इमडेन, दूसरा साइंटिस्ट का नाम था मेयरहॉफ, और तीसरा साइंटिस्ट का नाम था हम लोग बोलेंगे पारनास। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट का के नाम पे इस पाथवे का नाम दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं EMP पाथवे। ठीक है, ई मतलब क्या चीज, इमडेन का ई, मेयरहॉफ में M का M देख सकते हैं, और पारानास का P यहाँ पर P आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 साइंटिस्ट के डिस्कवरी के नाम पे यहाँ पर इस पाथवे का नाम दिया गया है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का नाम दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMP पाथवे बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, साइटोसोलिक रेस्पिरेशन तो बोलते ही बोलते हैं, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे EMP पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि EMP का मतलब हो गया कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साथ मिलकर क्या किया, इस पाथवे को डिस्कवर किया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इमडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे या EMP पाथवे बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट नेम एज इमडेन मेयरहॉफ एंड पारनास, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पाथवे होता है, ये पाथवे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है या ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे होता है, या एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड में टूटता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के लिए हम लोग बोलेंगे अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तब भी ये पाथवे चलेगा। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है, याद रखना है, जब सेल के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब भी ये पाथवे एज इट इज चलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड में टूट जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक होता है। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर ऑक्सीजन भी रहेगा ना सेल के पास, अगर ऑक्सीजन भी सेल के पास रहेगा, ठीक है, मतलब क्या कंडीशन रहेगा, हम लोग बोलेंगे एरोबिक कंडीशन भी अगर रहेगा तब भी ये पाथवे होगा। कौन सा पाथवे हम लोग बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड में। बताने का मेरा मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, एनएरोबिक होता है, लेकिन ये पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कॉमन होता है, चाहे वो एरोबिक कंडीशन रहे चाहे वो एनएरोबिक कंडीशन रहे। बताने का मेरा मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे एरोबिक कंडीशन में भी होगा और हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन में भी होगा। लेकिन इटसेल्फ अगर बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कैसा होता है तो हम लोग बोलेंगे इट इज एन एनएरोबिक पाथवे। ठीक है, याद रखना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए ऑक्सीजन का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे इट इज एन एनएरोबिक प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे इटसेल्फ क्या होता है, एनएरोबिक होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन रहेगा चाहे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी ये पाथवे चलेगा एज इट इज। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और वही मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि यहां तक तो चलो समझ में आता है। ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखना कि जितना भी सेल्स होता है, जितना भी सेल्स होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, ठीक है, चाहे वो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स हो,
चाहे वो प्लांट का सेल्स हो, चाहे वो फंगस का सेल्स हो, चाहे वो एनिमल का सेल्स हो, कोई सा भी सेल्स हो, सारा का सारा सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे चलेगा। याद रखना है, चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे ऑक्सीजन नहीं रहे, ठीक है। तो सारा का सारा सेल्स में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए यूनिवर्सल पाथवे या इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। याद रखना है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल प्रोसेस होता है या यूनिवर्सल पाथवे होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सेल्स में क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस, चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे ऑक्सीजन नहीं रहे। केवल एक सेल को छोड़ के, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। याद रखना, वायरस में कभी भी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायरस हम लोग बोलेंगे इटसेल्फ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और ये जो वायरस हम लोग बोलेंगे होस्ट को अटैक भी करता है, उस टाइम पे ये वायरस बस क्या करता है, अपना होस्ट का रेप्लिकेटिंग मैशिनरी को यूज करके क्या करता है, अपना जीनोम को मल्टीप्लाई कराता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ये वायरस कभी भी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे इस वायरस में। और इन अदर वर्ड्स हम लोग इसीलिए भी ऐसा बोल सकते हैं ना कि ग्लाइकोलाइसिस वायरस में नहीं होगा, क्योंकि वायरस के पास ऐसा कोई भी ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स होता नहीं है, ऐसा कोई भी साइटोसोल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस वायरस में नहीं होता है। याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है ग्लाइकोलाइसिस का, कि ये यूनिवर्सल पाथवे होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये पॉइंट को देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो मैंने यहाँ पर बोला कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, इसीलिए साइटोसोल में होगा, इसीलिए इसको साइटोसोलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि जितना भी सेल्स होता है ना, चाहे वो यूकैरियोटिक रहे चाहे वो प्रोकैरियोटिक रहे, प्लांट सेल भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, और भी एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक होता है, इवन फंगस का सेल भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स होता है। तो जितना भी यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे, सारा में हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा। क्यों? क्योंकि साइटोसोल में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये क्वेश्चन आता है या क्या पता आ सकता है एग्जाम में, ये जो एक प्रोटोजोआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेनोजोमा, ये एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। ट्राइपेनोजोमा क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है या प्रोटिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ट्राइपेनोजोमा में याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजोम में होगा, ठीक है। याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, ग्लाइकोजोम में होगा। और ग्लाइकोजोम क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि ट्राइपेनोजोमा के अंदर मिलता है। तो ग्लाइकोजोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि कहाँ मिलेगा, ट्राइपेनोजोमा के अंदर, ठीक है। और यहां पर बोला जाता है कि ग्लाइकोजोम में, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में ग्लाइकोलाइसिस का कुछ स्टेप्स होता है, याद रखना है। वही मैंने लिखा है कि सम स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, क्या हम लोग बोलेंगे, ग्लाइकोजोम ऑफ ट्राइपेनोजोमा, याद रखना है। और ये जो कंडीशन होता है, ठीक है, ट्राइपेनोजोमा का जो ये ट्राइपेनोजोमा में जो ग्लाइकोलाइसिस का जो कंडीशन होता है वो क्या होगा, बहुत रेयर होगा, ठीक है। याद रखना है, मोस्टली ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में होगा। मोस्ट कॉमन यही होता है। एक रेयर कंडीशन होता है ट्राइपेनोजोमा में, जहां पर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजोम। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का कुछ स्टेप्स देखा जाता है, और ये एक रेयर कंडीशन होता है। तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। याद रखना, मोस्ट कॉमन कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा। क्यों? क्योंकि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस को कराने वाला जितना भी एंजाइम्स होता है, ठीक है। याद रखना। अब देखो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे। बिल्कुल, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे होता है, ठीक है। फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। फूड का हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है, और अल्टीमेटली क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनता है, या हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है, ठीक है। तो फूड में हम लोग किस फूड को मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है फूड में, तो हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। याद रखना है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और वही टूटता है और अल्टीमेटली क्या देता है, एनर्जी देता है। ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, इसको भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। क्यों मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसीलिए मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो यही ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा और क्या देगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी देगा या एनर्जी देगा, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है।
तो मोस्टली ये जो पार्ट होता है ना, यही जो पार्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ये जो पाथवे होता है ना, इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पाथवे ऑफ एनर्जी जनरेशन, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है, किससे बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज से बन रहा है जितना भी। और हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस जिसको बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, मोस्ट हम लोग बोलेंगे कॉमन होता है या यूनिवर्सल पाथवे होता है, ठीक है। तो एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे जो फंडामेंटल पाथवे होता है जिसके थ्रू एनर्जी जनरेट होता है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे होता है, ठीक है। ऐसा तो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे सबसे फर्स्ट इवेंट है, सेकेंड इवेंट में क्रेब्स साइकिल, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, तब जाके एनर्जी बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे बोलते हैं, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये टूट सकता है और क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे आगे का स्टेप, मतलब क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा या हम लोग बोलेंगे एनर्जी जनरेट होगा। तो मोस्ट फंडामेंटल एनर्जी जनरेटिंग पाथवे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये पाथवे, इसको देखते हैं पहले। ये जो पाथवे है वो पाथवे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है, मैंने यहाँ पर बताया। एनाएरोबिक कंडीशन में भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे एरोबिक कंडीशन में भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे भी होता है इटसेल्फ, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी रहेगा तब भी ये पाथवे चलेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे, ठीक है, याद रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे होता है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी होता है और ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझना है, देखो ये पॉइंट, ऑक्सीडेटिव पाथवे का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब ग्लूकोज का यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन, हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का टूट रहा है और क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन जब हम लोग हाई लेवल स्टडी करते हैं, ठीक है, तब उसमें हम लोग ब्रेकडाउन नहीं वर्ड यूज करके क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा। तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस पाथवे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलेंगे। और हम लोग इस ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीडेटिव पाथवे इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में टूट रहा है ना, ये एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें कितने स्टेप होता है, 10 स्टेप्स टोटल इन्वॉल्व रहता है, तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है। तो एक ऐसा स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 6, मैं पढ़ाऊंगा। उस स्टेप में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है। उस स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन भी होगा और हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन भी होगा स्टेप नंबर 6 में। तो देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में क्या है, एक स्टेप ऐसा है जहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव पाथवे में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। ऑक्सीडेटिव पाथवे याद रखना, जब मैं पाथवे बताऊंगा तो स्टेप नंबर 6 में देखना ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब अगला यहाँ पर पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में याद रखना है, देखो ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग बोलेंगे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे मैंने अभी भी बताया कि ऑक्सीडेटिव पाथवे, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, या हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में हम लोग बोलेंगे एक स्टेप ऐसा होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेटिव पाथवे। लेकिन अब हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, या हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। तो इसका क्या मतलब है, मैं यहां पर मिटा के बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है और पार्शियल ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। इसका क्या मतलब है, ग्लाइकोलाइसिस में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो बहुत आसान है समझना, क्या चीज है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में याद रखना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में याद रखना है कि जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज है जो कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये जब टूटेगा, ठीक है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे 6CO2 प्लस हम लोग बोलेंगे 6H2O प्लस हम लोग बोलेंगे एनर्जी, या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, ATP लिखेंगे, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर मान लो कि जितना भी कार्बन प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। अगर सारा का सारा कार्बन देख सकते हैं यहाँ पर CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तब इसको हम लोग बोलेंगे, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जितना भी कार्बन है, अगर वो हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बताने का क्या मतलब है कि अगर 6 कार्बन है, ये सारा का सारा कार्बन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाए, तब इसको हम बोलेंगे हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर मान लो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में 3 कार्बन है और ये तीनों का तीनों कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ CO2 अगर बाहर निकल गया, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अगर मान लो 4 कार्बन है, ये चारों का चारों कार्बन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में मान लो 4 कार्बन है और ये चारों का चारों कार्बन हम लोग बोलेंगे CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, सेलुलर रेस्पिरेशन ही बोल रहे थे ना, ठीक है। और याद रखना है ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया और क्या बना, ATP बना, मतलब इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी शामिल है, इसमें क्रेब्स साइकिल भी शामिल है और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी शामिल है। ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक क्या चीज, रेस्पिरेशन बोलते हैं, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, मोस्टली क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही होता है। ये ग्लूकोज में जितना भी कार्बन है, देखो ध्यान से, सारा का सारा कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। वही मैंने लिखा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कंप्लीट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये क्या किसमें होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि नॉट ऑल CO2 इज रिलीज, मतलब देखो ध्यान से, मतलब ये हम लोग बोलेंगे ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हम लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान लो कि 6 कार्बन अगर यूज हो रहा है, मान लो, या फिर चलो 6 चलो 4 कार्बन लेते हैं, 4 कार्बन में मान लो कि एक कार्बन क्या हो गया, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और 3 कार्बन बचा, तो यहाँ पर कंप्लीट सारा का सारा कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर नहीं निकला ना, एक ही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकला। उसी तरह मान लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में मान लो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, एक कार्बन बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सारा का सारा कार्बन हम लोग बोलेंगे CO2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट क्या चीज, ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा, ठीक, याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किस में देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। ये मैं पढ़ाऊंगा, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म कर लेता हूं, जो पढ़ा रहा हूं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके बाद हम लोग अलग से देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देखना उसमें क्या आएगा, बार बार टर्म आएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर और एक ऑक्सीडेशन होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड है, और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड है। क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, पार्शियल ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस एनएरोबिक कंडीशन में भी होगा, एरोबिक कंडीशन में भी होगा। तो मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, कि कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा, याद रखना है। मतलब देखो ध्यान से, जिसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, C6H12O6 हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ 6 कार्बन, और ये हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, और इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो जब ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, और हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जब बनता है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, तो इसमें 3 कार्बन है, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, दूसरा में हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन, तो टोटल कितना कार्बन था, 6 कार्बन था। 6 कार्बन देखो, 6 कार्बन जब टूटा तो देखो यहाँ पर हम लोग को 6 कार्बन ही मिला, 3 कार्बन के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, कोई भी हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर नहीं निकला, याद रखना है, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, नो CO2 इज हम लोग बोलेंगे रिलीज, याद रखना है।
इसीलिए ऐसे ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहां पर हम लोग बोलेंगे जितना भी कार्बन इन्वॉल्व हो रहा था उस कार्बन से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला। इस ऐसे ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसका हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। और मैंने बता दिया ग्लाइकोलाइसिस में देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, ठीक है। ये जब टूटेगा तो हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड मिलेगा, 2 पायरुविक एसिड मिलेगा। तो देखो ध्यान से 6 कार्बन था और यहाँ पर भी क्या हो गया, 6 कार्बन आ गया, ठीक है, 3 कार्बन के फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला। इसका मतलब ऐसा ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए, ग्लूकोज को हम लोग क्या, सॉरी ये ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज यहाँ पर मतलब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन में मैं पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी है, इसमें क्रेब्स साइकिल भी है और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में मैं बात कर रहा हूँ ये एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है, जो क्या होता है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। और पार्शियल ऑक्सीडेशन में मैं केवल बात कर रहा हूँ किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, याद रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस का जब मैं स्टेप बताऊंगा, आप देखना एक ईच एंड एवरी स्टेप्स में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन रहे चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन रहे, दोनों में हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन है, ठीक है, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। तो याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होता है। और ग्लाइकोलाइसिस किसका एग्जांपल है, पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, ये था कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का, ठीक है। तो अब यहां इसके बाद तो यहां तक तो था बेसिक, ठीक है, ये खत्म होता है। अब मैं क्या बताऊंगा, देखो अब क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो ध्यान से, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो भी ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, वो ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक ये ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा तब तक इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज कहाँ से आया, ठीक है, और ये कैसे करके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद जब सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल तक जब ये ग्लूकोज पहुंचता है तो उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, कैसे होता है, कितना स्टेप्स इन्वॉल्व है ग्लाइकोलाइसिस में, क्या क्या स्टेप्स का नाम है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और किस किस स्टेप में क्या क्या बनता है, जैसे एटीपी किस स्टेप में लग रहा है, किसी में बन रहा है, ये सब सारा का सारा हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे और उसका कंक्लूजन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।